हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं आपका केमिस्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ई रसायन पर। तो बच्चों, आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। तो इसको बोलते हैं हम लोग वीबीटी। तो थ्योरीज की जब हम लोग बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, तो जो सबसे पहली थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी वो थी बच्चों वर्नर थ्योरी। तो वर्नर थ्योरी ने ही हम लोगों को बताया था कि कैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, कैसे हम लोग उसको लिख सकते हैं फॉर्मूले के रूप में। तो वहाँ से हम लोगों को प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में पता चला। नेक्स्ट थ्योरी आती है इस डेवलपमेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की प्रोसेस में, वो है हमारी वीबीटी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारे नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बारे में एक्सप्लेन किया गया कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बीच के जो मेटल्स और लिगेंड्स होते हैं उनके बीच की जो बॉन्डिंग होती है उसका नेचर क्या होता है और कितने टाइप्स का होता है। तो आइए बच्चों देख लेते हैं हम लोग वीबीटी। सो बच्चों, वीबीटी के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है कि यहाँ पर जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक होता है हमारा मेटल और एक होता है हमारा लिगैंड। जो लिगैंड होता है वो डोनेट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और जो मेटल होता है वो एक्सेप्ट करता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एक्सेप्ट कहाँ करता है? ये अपने एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स में लोन पेयर्स को एक्सेप्ट करता है, और जो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स होते हैं वहाँ पर भी क्या करता है, और इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो बच्चों ये बात तो हमको पहले से भी पता थी, लेकिन वीबीटी के अकॉर्डिंग भी इसी को बेस लेके उन्होंने इसके नेचर ऑफ बॉन्डिंग को बताया है। तो सेकंड पॉइंट की बात करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग वीबीटी, कि इसने बताया कि जो हमारा मेटल और लिगैंड होता है बच्चों, उसके बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसका नेचर होता है कोवैलेंट। लिगैंड और मेटल के बीच की बॉन्डिंग का नेचर होता है कोवैलेंट बॉन्डिंग। बच्चों ये बात हमको बहुत ध्यान रखने वाली है कि वीबीटी ने जो मेनली फोकस किया था हमारे मेटल और लिगैंड के बीच की बॉन्डिंग को, वो बताया था इन्होंने कोवैलेंट। और कोवैलेंट में बच्चों हम लोग जानते हैं कि कोवैलेंट में सबसे पहले जो हमारा सेंट्रल मेटल होता है या सेंट्रल एटम होता है, वो उसके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो होते हैं हाइब्रिडाइज्ड। तो सबसे पहले इसके जो मेटल हैं, मेटल के जो हमारे ऑर्बिटल्स हैं वो हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे, उसके बाद ओवरलैपिंग होगी लिगैंड के ऑर्बिटल से। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा लिगैंड है और ये जो हमारा मेटल है, इसके बीच के जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे। क्या बनाने के लिए? केमिकल बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है। तो यही इसकी मेन थ्योरी है कि जो हमारा ये नेचर होता है वो होता है कोवैलेंट नेचर। तो अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो बच्चों यहाँ पर वीबीटी का जो थर्ड पॉइंट है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि इसने जो लिगैंड्स के बारे में बताया कि जो हमारे लिगैंड्स होते हैं वो टू टाइप्स के लिगैंड होते हैं। एक होता है हमारा स्ट्रॉन्ग लिगैंड, स्ट्रॉन्ग लिगैंड, और एक होता है हमारा वीक लिगैंड। तो बच्चों स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन आप लोगों ने बच्चों सुना होगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड और वीक फील्ड लिगैंड। तो यहाँ पर हम लोग फील्ड की बात नहीं करेंगे, क्योंकि जब हम फील्ड की बात करते हैं तो हमारी वीबीटी की बात नहीं हो रही होती है, वहाँ पर हम लोग क्रिस्टल फील्ड में चले जाते हैं, जो कि हमारी थ्योरी है नेक्स्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सीएफटी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड की बात आती है। बट इन इन द केस ऑफ वीबीटी हम लोग बात करेंगे स्ट्रॉन्ग लिगैंड और वीक लिगैंड की। तो ये दो चीजें क्या होती हैं? होता क्या है बच्चों, जो लिगैंड होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। जैसे हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग की बात करें, जैसे Cn नेगेटिव, ये साइनाइड, या फिर हम लोग बात करें कार्बन मोनो ऑक्साइड। तो यहाँ पर ये दोनों हैं स्ट्रॉन्ग। क्यों स्ट्रॉन्ग हैं? क्योंकि ये इनके पास जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं उसको वो आसानी से डोनेट कर देते हैं। ये जो अमीर होता है, जो अमीर आदमी है वो पैसा दे देते हैं, जो दान दे देते हैं, ये वैसे ही बच्चों अमीर आदमी है। तो बच्चों जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से डोनेट कर देते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होती इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। जबकि ये जो हमारे वीक लिगैंड होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारा Cl नेगेटिव, तो जो Cl नेगेटिव होता है ये क्या करता है, इसके पास
लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं, लेकिन ये देना नहीं चाहता है आसानी से, देता है पर ये आसानी से किसी को देना नहीं चाहता है। इसका मतलब क्या है, अमीर तो है ये, लेकिन क्या है बच्चों, कंजूस। क्या है, Cl हमारा क्या है, कंजूस है, क्या करने में, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में। वेयर एज जो हमारा साइनाइड और ये वाले हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं, ये आसानी से क्या कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। इसीलिए इसको वीक लिगेंड बोलते हैं और इसको स्ट्रॉन्ग लिगेंड बोलते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादातर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं, जैसे हमारा Cl हो गया या F हो गया बच्चों, ये सब क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इलेक्ट्रॉन को पास में रखने चाहते हैं, अपना अट्रैक्ट करके रखना चाहते हैं, इसलिए ये आसानी से इलेक्ट्रॉन्स का डोनेशन नहीं करते। जबकि इनके पास अवेलेबल होते हैं, इनके पास भी अवेलेबल होते हैं, पर ये आसानी से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन का डोनेशन कर देते हैं। तो जो वीक लिगैंड होते हैं ये क्या करते हैं और स्ट्रॉन्ग लिगैंड क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग लिगैंड आसानी से जो डी इलेक्ट्रॉन होता है या जो डी ऑर्बिटल होता है इसका, मेटल का जो डी ऑर्बिटल होता है उसमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, उसकी करा देता है पेयरिंग। यानी क्या करता है, टेंडेंसी रखता है ये, टेंडेंसी टू पेयर अप डी इलेक्ट्रॉन्स या डी ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन्स, जो कि सिंगली फिल्ड होते हैं या फिर अनपेयर्ड होते हैं बच्चों। इसी तरीके से जो वीक होते हैं वो ऐसी टेंडेंसी नहीं रखते हैं पेयर अप करने की, किसके, डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको पेयर अप करने की टेंडेंसी नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर इन्हीं दो क्लासिफिकेशन के बारे में वीबीटी ने बताया कि हमारा जो एक तरीके के लिगैंड होते हैं उन्हें कहते हैं स्ट्रॉन्ग, और दूसरे तरीके के जो लिगैंड होते हैं उनको बोलते हैं वीक लिगैंड। तो बच्चों एक और प्रॉपर्टीज़ के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया गया है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, कि जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं, ये जो हमारे स्ट्रॉन्ग लिगैंड हैं, इनकी जो बॉन्डिंग नेचर होता है ये हमारा कोवैलेंट नेचर होता है। जबकि जो हमारा ये जो वीक लिगैंड से हमारा जो मेटल और लिगैंड के बीच में बॉन्डिंग का नेचर होता है, उसमें हल्का सा क्या होता है, उसमें आयनिक नेचर या फिर आयनिक नेचर भी उसमें प्रोड्यूस होता है या इंट्रोड्यूस होता है। तो ये Cl और F जैसे जो वीक लिगेंड्स होते हैं, ये यहाँ पर कौन सा नेचर इंट्रोड्यूस करते हैं, आयनिक नेचर भी इंट्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं इसलिए ये क्या करते हैं, कोवेलेंट ओवरलैपिंग को अपनी तरफ खींच लेते हैं क्लाउड को, तो क्या करते हैं, जो नेचर हो जाता है बॉन्डिंग का वो टुवर्ड्स आयनिक नेचर शो करने लगता है। जबकि यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड होते हैं वो प्योरली कोवेलेंट नेचर को शो करते हैं। तो बच्चों ये सारी पॉइंट्स थे जो वीबीटी के अकॉर्डिंग हम लोगों को समझाए गए, किसके रिगार्डिंग, हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि वीबीटी की हेल्प से हम लोग क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में। तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं कि वीबीटी से हम लोग क्या क्या प्रिडिक्शन लगा सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हाइब्रिडाइजेशन का। तो जैसा कि हम लोगों को पता है कि जो वीबीटी में हम लोग कोवैलेंट नेचर की बात करते हैं और वहाँ पर हमारा एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज्ड होते हैं और फिर बनाते हैं हमारा बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बता सकते हैं किस तरीके से, जैसे हम लोगों ने केमिकल बॉन्ड में भी पढ़ा था कि जो sp या sp2 या फिर sp3 या फिर हमारा dsp2, ऐसे ही हमारा sp3d या dsp3 या फिर sp3d2 या D2sp3। तो ऐसे बहुत सारे हाइब्रिडाइजेशन होते हैं जिसमें मिक्सिंग होती है हमारी एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। बच्चों ये केमिकल जो बॉन्ड चैप्टर था हमारा 11th में, वहाँ पर डिटेल में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के रिलेशन में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। तो जो sp होता है उसकी हमारी ज्योमेट्री होती है लीनियर, याद होगा। sp2 होता है वैसी होती है ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसे ही sp3 की हमारी टेट्राहेड्रल होती है, ऐसे dsp2 की स्क्वायर प्लेनर। इसमें बच्चों हाइब्रिडाइजेशन नंबर दोनों में 4 होते हैं, लेकिन दोनों का जो हमारे ज्योमेट्री होती है वो डिफरेंट होती है। इसी तरीके से यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन नंबर है वो 5 है, उसके भी 2 तरीके के हमारे ऑप्शन बने हैं हाइब्रिडाइजेशन के। एक बार ये जो डी है वो उस साइड लिखा हुआ है, एक बार डी हमारा इस साइड लिखा हुआ है। तो हम लोग इसको भी डिटेल में देखेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं।
इसी तरीके से इसकी हमारी दोनों की जो ज्योमेट्री होती है वो सेम होती है हमारी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ये दोनों की सेम है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। इसी तरीके से ये हमारे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी हाइब्रिडाइजेशन नंबर 6 है। देखिए एक एस 3 पी और 2 डी। इसी तरीके से ये भी है 2 डी 1 एस और 3 पी। इनका जो हमारा ज्योमेट्री होती है वो ऑक्टाहेड्रल। तो बच्चों इसी तरीके से हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम लोग अभी एग्जांपल के थ्रू निकाल के देखेंगे। तो इस तरीके से हमारी हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग पता लगा सकते हैं कि उसमें DsP2 है, sp3d है, DsP3 है या फिर sp3d2 है। तो उसकी मदद से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन की मदद से हम लोग साथ में ही उसकी ज्योमेट्री भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री फाइंड कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। सेकेंड पॉइंट है हमारा वीक एंड स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अभी हम लोगों ने देखा कि जो लिगेंड है वो दो कैटेगरी में डिवाइडेड था, वीक और स्ट्रॉन्ग। तो वीक लिगेंड का जो मीनिंग होता है वो कैसे पता चलता है, उसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो किस तरीके से एडजस्ट हैं हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। तो जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो वहाँ पर हम लोग जो उसकी स्थिति होगी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की, उसकी मदद से हम लोग ये जान लेंगे कि ये जो हमारा लिगेंड है वो वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। तो बच्चों यहाँ पर हमको एक एग्जांपल्स की भी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इसको हम लोग वहाँ पर आराम से देखेंगे। फिर हम लोगों की बात आती है इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो इस कंडीशन में अगर हम लोग देखते हैं ये दो कंडीशन जो है हमारी, उसमें सेम हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर है, लेकिन जो हमारा डी है वो एक बार ये डी जो है वो बाहर साइड में है और एक टाइम ये डी अंदर साइड में है। तो इसी को हम लोग आउटर और इनर डी ऑर्बिटल या फिर इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो जो हमारा इनर डी कॉम्प्लेक्स होता है उसके केस में जो हमारा कंपाउंड होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है बच्चों। तो हम लोग जब एग्जाम्पल करेंगे तो उसको हम लोग आराम से देखेंगे वहाँ पर कि स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हाई स्पिन और लो स्पिन की। तो बच्चों जब हम लोग स्पिन निकालते हैं, हम लोग जानते हैं कि जो हमारी इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वैल्यू होती है वो +½ होती है या फिर हमारी -½ होती है। तो इस वैल्यू के आधार पर अगर जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है तो उसको हम लोग हाई स्पिन बोल देते हैं और जिसकी वैल्यू कम होती है उसको हम लोग लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसको भी हम लोग एग्जाम्पल करते वक्त आराम से देखेंगे। हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक नेचर की। मैग्नेटिक नेचर भी हो सकता है या तो डायामैग्नेटिक हो सकता है या बच्चों पैरामैग्नेटिक हो सकता है। तो डायामैग्नेटिक तब होता है जब हमारे सिंगल इलेक्ट्रॉन होते हैं या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नहीं होते हैं। अगर होते हैं तो पैरामैग्नेटिक होता है और अगर पेयर्ड होते हैं तो डायामैग्नेटिक होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग एग्जाम्पल्स में देखेंगे। ये आखिरी बात आ जाती है स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो इसका फॉर्मूला बच्चों होता है हमारा √n+2। तो इससे हम लोग क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हैं स्पिन ओनली का। ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट हमको यहाँ पर वीबीटी ने नहीं बताया कि किस तरीके से वो इंट्रोड्यूस करता है या इम्पार्ट करता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू में। इसको हम लोग अगर आप लोग जानना चाहें तो कि स्पिन ओनली और ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन क्या होता है हमारा मैग्नेटिक मोमेंट में, ये भी बता देते हैं। जैसे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, ये एक्चुअली क्या होता है, ये अपनी एक्सिस पर भी रोटेट करता है और क्या करता है अपने ऑर्बिटल्स में भी पूरा क्या करता है रोटेट करता है इस तरीके से। तो स्पिन की वजह से भी मैग्नेटिक मूवमेंट आता है और इस तरीके से हमारा रोटेट करने पर भी सर्कुलेट करने पर भी क्या होता है मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट होता है। तो यहाँ पर केवल और केवल स्पिन की वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसके बारे में बताया गया है वीबीटी में। यहाँ पर ऑर्बिटल में जो इस तरीके से घूमता है उसका कंट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं की है वीबीटी ने। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो इतने पॉइंट्स हैं इनको हम लोग विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन सबको हम लोग फाइंड कर पाते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए। तो आइए बच्चों हम लोग देखते हैं एग्जांपल्स और फाइंड करते हैं इन सब की वैल्यूज़। सो हमारे सामने बच्चों दो एग्जांपल्स हैं। एक है हमारे पास FeCN6 4- एंड यहाँ पर है हमारा FeCl6 4-। तो यहाँ पर दो कंपाउंड हैं, ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड्स हैं। तो
अभी हम लोग देखेंगे इसके बारे में, जो जो हम लोगों ने वीबीटी में कुछ पॉइंट्स निकाले थे जो प्रेडिक्शन के लिए, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग इन दो एग्जाम्पल्स की हेल्प से देखने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन के लिए बच्चों इसमें हम लोगों को सेंट्रल मेटल देखना पड़ेगा कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा एक्स SCN हमारा -1 होता है, तो 6 इंटू -1, और टोटल हमारा नेट चार्ज है यहाँ पर -4। इसी तरीके से हमारा आ जाएगा x -6 -4, और x इज इक्वल टू +6 -4 यानी +2। यहाँ पर हमारा क्या है, यहाँ पर हमारा FeCl6, यहाँ पर भी हमारा जो Cl है वो -1 शो करता है और नेट चार्ज है -4, इसी इसमें भी हमारा +2 आ जाएगा। तो हमारा जो चार्ज आ गया Fe पर, यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो बच्चों यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है Fe का हमारा 26 होता है, तो हमारा यहाँ पर 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 2 20 और 6 26 यानी 26 हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। तो हमारे जो लास्ट में ऑर्बिटल्स हैं वो हैं हमारा 3d6 और 4s2। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इस को हम लोग लास्ट ऑर्बिटल्स को यहाँ पर लिख लेते हैं 3d6 और 4s2। ठीक है, पास जो लास्ट सेल है वो है हमारे पास 4th सेल। तो अगर हम लोगों को एक्साइटेड स्टेट में कोई और ऑर्बिटल्स की ज़रूरत पड़ी, तो हमारे पास जो लास्ट सेल में ऑर्बिटल्स हैं वो हमारे पास कौन सी होंगी, वो 4th वाली ही होंगी। तो हमारे पास यहाँ पर 4p भी खाली पड़ा हुआ है, इसके बाद हमारे पास 4d भी खाली हुआ है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर 5 ना लेके सबसे पहले जो हमारा लास्ट सेल है उसके आगे की जो हमारी ऑर्बिटल्स हैं उनको हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जो लिख सकते हैं। तो 4p में भी हमारे 0 इलेक्ट्रॉन है और 4d में भी 0 इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा यहाँ हम लोगों ने 4p और 4d क्यों लिखा, क्योंकि जो हमारी लास्ट सेल थी वो हमारी थी 4th। तो हमारी जैसे अगर हमारी हम सेल की बात करें, तो अगर हमारी ये फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल और ये 4th सेल, तो इस सेल के अंदर ही ये जो तीनों ऑर्बिटल्स होंगे वो होंगे। तो इसीलिए हम लोगों ने इन तीनों का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर ले सकते हैं। तो इसको हम लोग इसकी जगह पर लिख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा Fe की जगह पर Fe+2 था, तो हम लोग यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे, तो यहाँ पर भी हमारा 0 हो जाएगा बच्चों। तो ये कॉन्फ़िगरेशन हो गया हमारा Fe+2 का। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। यहाँ पर जो था हमारा 3d6 4s0 4p0 और 4d0। अब इसको हम लोग ऑर्बिटल की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से अगर हम लोग इसकी बात करते हैं तो इसका भी हमारा Fe+2 है, तो इसमें भी हमारा सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लास्ट वाले ऑर्बिटल्स का आएगा वो आएगा 3d6 और 4s0। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं Fe+2 में, और हम इसको भी लिख लेंगे 4d0 और इसको भी हम लोग ऑर्बिटल के शेप में लिख लेंगे। तो अब दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पर भी हमारे 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4 5 और 6। पर यहाँ पर इन दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा लिगैंड का है। यहाँ पर बच्चों हमारे पास है Cn और हमारे पास यहाँ पर है Cl नेगेटिव। तो जो हमारा यहाँ पर साइनाइड है और Cl है, जैसा कि हम लोगों ने बात किया था कि जो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लिगैंड है और ये हमारा वीक लिगैंड है। तो ये क्या है, ये थोड़ा सा क्या है, दमदार आदमी है। दमदार है तो क्या बोलेगा कि इसको चाहिए 6 कमरे खाली चाहिए, 6 हैं ये। तो
एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन जब हम लोग केमिकल बॉन्ड में यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन करते थे तो सिंगल हमारे इलेक्ट्रॉन हैं उनको हम लोग डबल कर देते थे। पर यहाँ पर क्या है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं बच्चों। यहाँ पर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो क्या करेगा, लोन पेयर के लिए हमको पूरा ही पूरा बॉक्स खाली चाहिए। जबकि हम लोग जब केमिकल बॉन्ड में करते थे तो हमको एक एक सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला ही चाहिए होता था, पर यहाँ पर हमको पूरा पूरा खाली बॉक्स चाहिए। तो हमको कितने खाली बॉक्स चाहिए, 6 खाली बॉक्स चाहिए। इसमें भी हमको 6 खाली बॉक्स चाहिए। तो होता क्या है, ये है थोड़ा सा दमदार दमदार पर्सनालिटी है, और ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा कम दमदार है, या फिर थोड़ा सा मतलब ज़्यादा ही एग्रेसिव नहीं है। तो बच्चों ये जो एग्रेसिव नेचर का है, ये क्या कहेगा, ये कहेगा हमको 6 कमरे खाली करके दो, ठीक है। और ये कहेगा हमको 6 कमरे चाहिए, मतलब इसको भी चाहिए और ये कहेगा खाली करके दो। तो होता क्या है कि इसको, ये जो दमदार आदमी है, इसको भाई अंदर से खाली करना, यानी जो सबसे बढ़िया वाले कमरे हैं वो पहले खाली करके दिए जाएंगे। तो होगा क्या, यहाँ जो सिंगली ऑक्युपाइड है इनसे कहेगा तुम भैया एडजस्ट करो अपना पहले। तो ये लोग क्या करेंगे, ये डबल डबल एडजस्ट कर लेंगे, यानी ये क्या करने वाले हैं, ये पेयर था, ये भी पेयर कर देगा और ये भी पेयर कर देगा, और ये दोनों कमरे खाली हो जाएंगे। ये पहले से खाली था और ये भी पहले से, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 कमरे खाली हो गए इसके। तो ये कहेगा कि भाई ये 6 कमरे किसको दे दो, Cn को दे दो। तो इसमें कमरे में कौन कौन से ऑर्बिटल थे, 2 d के थे, 1 s का था और 3 p के ऑर्बिटल थे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, D2sp3, हमारा हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, जो बेचारा ये जो कमजोर टाइप का आदमी था, लेकिन चाहिए इसको भी 6 कमरे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया पहले खाली करो कि सारे एक में एडजस्ट करो। ये कहेगा जो खाली हों आपके पास कमरे वो हमको दे दीजिए। तो ये पेयरिंग अप नहीं करवाएगा, ये क्या कहेगा कि हमको जो खाली पहले से पड़े हैं वही दे दो, 1 2 3 4 5 6। तो ये कौन से कमरे ले लेगा, जो पहले से खाली पड़े हैं। तो इसमें कौन सा हुआ, 1 s हुआ, 3 p हुए और 2 d हुए। तो बच्चों इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp3d2 और इसका हाइब्रिडाइजेशन हुआ D2sp3। अब कहोगे इसमें फर्क क्या है, इन दोनों में देखो सेम ही है, 1 s है, 3 p है और d 2 है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो d इन्वॉल्व है वो कौन सा d इन्वॉल्व है, 3d, और यहाँ पर इन्वॉल्व है हमारा 4d, ठीक है। तो ये वाला जो d है वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है, ये वाला जो हमारा इनर d इन्वॉल्व करता है तो इसको हम लोग कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर 2 तरीके के कॉम्प्लेक्स बने, एक ये बना हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, और यहाँ के केस में हमारा बना आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो आई होप बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे कि ये जो Cn है ये पहले कमरा खाली करवाता है, फिर 6 कमरे लेता है, और ये कहता है जो कमरे खाली हों उनको ही हमको दे दो। तो इस चक्कर में इसकी पेयरिंग करवाई जाती है और यहाँ पर कोई भी पेयरिंग नहीं होती है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारा डी इन्वॉल्व है वो अंदर वाला डी इन्वॉल्व है, इसको हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और यहाँ पर जो डी इन्वॉल्व है वो बाहर वाला डी इन्वॉल्व है, इसलिए हम लोग इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं। तो जो हमारा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो VBT में ये भी देखा गया, जो हमारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स थे वो मोर स्टेबल थे देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने देखा कि हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या थी, और हमारा जो कॉम्प्लेक्स बना वो इनर था फिर आउटर था। तो अब हम लोग ज्योमेट्री देख लेते हैं। ज्योमेट्री हमारी हाइब्रिडाइजेशन से ही फाइंड हो जाएगी। तो इस केस में भी और इस केस में भी जो ज्योमेट्री होगी वो होगी हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। दोनों केसेस में हमारी जो ज्योमेट्री आती है वो सेम आती है और वो होती है ऑक्टाहेड्रल। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था कि इसकी ये जो मैग्नेटिक नेचर है वो क्या होगा। तो बच्चों मैग्नेटिक नेचर जो हमारा होता है वो होता है या तो डाया होगा या तो पैरा होगा। पैरा क्या होता है, जो जिसमें हमारे
सिंगल ऑक्युपाइड इलेक्ट्रॉन होते हैं या फिर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और यहाँ पर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं हैं, क्योंकि सारे पेयरिंग हो चुके हैं ड्यू टू द दमदार लिगेंड यानी स्ट्रॉन्ग लिगेंड। तो यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक नेचर होगा वो होगा हमारा डायामैग्नेटिक, और यहाँ पर हमारा नेचर होगा पैरामैग्नेटिक। तो हम लोगों ने जो मैग्नेटिक नेचर भी देखा कि इस केस में वीक वाले केस में हमारा जो नेचर हुआ वो होगा पैरामैग्नेटिक, और इस केस में हमारा जो नेचर हुआ वो हुआ हमारा डायामैग्नेटिक। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये हाई स्पिन और लो स्पिन क्या होता है। तो बच्चों हम लोगों ने बात की थी कि स्पिन क्या होता है। स्पिन हमारा होता है, यहाँ पर अगर हम लोग इसमें इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं तो यहाँ पर हमारे सारे पेयर्ड हैं, और जो पेयर्ड होगा तो हमारा एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज की वैल्यू +½ एंटी क्लॉकवाइज की -½ तो सबकी वैल्यू को हम लोग ऐड करेंगे तो एस की वैल्यू हमारी आ जाएगी 0। अब यहाँ अगर हम 3 की बात करें तो +½ -½ 0 +½ -½ 0 +½ -½ 0। इस केस में अगर हम लोग देखते हैं चारों क्या हैं, क्लॉकवाइज हैं, यानी +½ +½ +½ और +½ तो यहाँ पर इनको जोड़ते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 2। तो S = 2। तो अगर इसकी स्पिन देखें और इसकी स्पिन देखें तो ये हमारा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये हमारा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है बच्चों, इसको हम लोग हाई स्पिन बोलेंगे, इसको हम लोग लो स्पिन बोलेंगे। यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं हाई स्पिन। तो सिंपल सी बात है बच्चों, जहाँ पर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो अनपेयर्ड कभी भी हमारे एंटी क्लॉकवाइज तो होंगे नहीं, जब तक हमारा क्लॉकवाइज उसको फुल भर नहीं देता है अकॉर्डिंग टू द हुंस रूल। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि जहाँ पर ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारा हाई स्पिन भी होगा। तो सिंपल सी बात है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम लोगों ने बात की थी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की। तो हमारा फॉर्मूला था स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का √n+n+2, और इसको म्यू से हम लोग डिनोट करते हैं, और इसका हमारी जो यूनिट होती है वो होती है बोहर मैग्नेटॉन। तो यहाँ पर जो n होता है वो होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 0। तो अगर हम लोग यहाँ पर 0 रखते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 0। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। सो बच्चों यहाँ पर जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर है 4। तो जब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 4 एंड 4 + 2। तो हमारा 4 + 2 6, और 6 4 जा हमारा आ जाएगा 24। तो इसको लगभग हमारी जो वैल्यू आएगी वो लगभग 4.89 बोहर मैग्नेटॉन आने वाली है। तो इस केस में हम लोग मैग्नेटिक मोमेंट जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी भी वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर केवल और केवल डिफरेंस था हमारा लिगेंड का। एक हमारा था वीक लिगेंड और एक था हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड, जिसकी बेसिस पे ये सारी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू हमारी चेंज हुई। जैसे हमारा मैग्नेटिक नेचर भी हमारा एक डाया एक पैरा है, हमारी वैल्यू भी डाइपोल मोमेंट की चेंज हो गई। हमारा यहाँ पर हाई स्पिन लो स्पिन भी यहाँ डिसाइड हुआ, और इनर ऑर्बिटल और आउटर ऑर्बिटल भी डिसाइड हुआ किसके बेस पर, वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड के बेसिस पर। तो बच्चों आई होप कि आप लोगों ने वीबीटी के एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से समझा होगा यहाँ पर। तो अब हम लोग एक टेट्राहेड्रल के केस में एक एग्जाम्पल यहाँ पर और देखते हैं। सो बच्चों यहाँ पर ये जो दो एग्जाम्पल हैं वो हमारे NiCN4 और NiCl4। तो यहाँ पर भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है बच्चों, तो जैसे ही हम लोगों ने ऑक्टाहेड्रल के केस में हाइब्रिडाइजेशन निकाला और बाकी भी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था, कौन सा उसका मैग्नेटिक नेचर या फिर डाइपोल मोमेंट या फिर हम लोग हाई स्पिन लो स्पिन की बात करते हैं, तो यही सारी चीज़ें हम लोग इन दो एग्जाम्पल्स के साथ भी करने वाले हैं। तो अगर बच्चों आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है तो एक बार पॉज करके आप लोग खुद ट्राई करेंगे, फिर यहाँ पर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर भी हम लोगों को सेंट्रल मेटल देखना पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले। तो यहाँ पर Ni जो है, Ni की जो हमारे कॉन्फ़िगरेशन होती है लास्ट, वो होती है हमारी 3d8 और 4s2। और आगे हम लोग एक 4p0 भी ले लेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स को या फिर ऑर्बिटल्स को लेने के लिए हाइब्रिडाइजेशन के लिए।
तो यहाँ पर अगर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट बच्चों देखा जाए तो Cn के पास होते हैं -1, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x -4 और नेट चार्ज है हमारा यहाँ पर -2, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर +2। तो यहाँ पर भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और इस केस में भी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी, क्योंकि जो हमारा Cl है वो भी -1 यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट रखता है। सो बच्चों Ni+2 के केस में जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन s से, जो लास्ट हमारा ऑर्बिटल था वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन हुआ वो हमारा Ni+2 का होगा। इस तरीके से यहाँ भी Ni+2 का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो होगा हमारा 3d8 4s0 और 4p0। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी करने वाले हैं जो हम लोगों ने की थी ऑक्टाहेड्रल के केस में। यहाँ पर हम लोग ऑर्बिटल देख लेंगे। सेम डिफरेंस है यहाँ पर, एक यहाँ पर हमारा Cn और यहाँ पर हमारा है Cl, तो दोनों के बीच में डिफरेंस है हमारा स्ट्रॉन्ग का और वीक का। ये हमारा है दमदार लिगेंड और ये हमारा है सीधा साधा लिगेंड। ये कहेगा हमें कमरे खाली कराओ। अब कितने कमरे खाली कराना है? जितने ये लोग होंगे। तो कितने Cn है यहाँ पर बच्चों? यहाँ पर है केवल 4 Cn, तो इसको कमरे खाली कराने हैं 4, इसको भी कमरे खाली कराने हैं 4। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को नहीं फिल किया है तो वो भी कर लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन 6 7 8, यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से कर लेते हैं 8। तो इसके लिए 4 कमरे खाली करने हैं, इसके लिए भी 4 कमरे खाली करने हैं। सीधा साधा है, कहेगा जो कमरे खाली हैं वो कमरे खाली कर दो। 1 2 3 4। ये कहेगा कि सबसे पहले हमें अंदर वाले कमरे, दो जो अच्छे कमरे हैं वो हमें सबसे पहले चाहिए। तो यहाँ पर केवल एक पॉसिबिलिटी है कि ये पेयरिंग हो सकता है और ये पेयरिंग होने के बाद केवल एक कमरा यहाँ पर खाली हो सकता है एक्स्ट्रा। तो सबसे बढ़िया वाला कमरा ये पहले खाली करवाएगा और फिर इसको 4 चाहिए हैं तो 3 और यहाँ करवा लेगा। तो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 1 डी हमारा है ये, 1 एस और 2 पी। और इस केस में इसको खाली कमरे मिले तो इसको 1 एस और 3 पी। तो बच्चों यहाँ पर इन दोनों केस में आप लोगों ने देखा कि जो वीक और स्ट्रॉन्ग के केस में हमारा जो हाइब्रिडाइजेशन था वो भी चेंज था। एक में हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन है और एक में हमारा dsp2 हाइब्रिडाइजेशन है, जबकि दोनों में हमारा हाइब्रिडाइजेशन नंबर 4 ही है। इसमें आप लोग देखेंगे इसमें भी 4 हैं और इसमें भी 4 हैं, 1 s 3 p और 1 d 1 s और 2 p। तो बच्चों इन दोनों केस में अब बात आती है ज्योमेट्री की। तो DSP2 केसेस में, इस केसेस में हम लोगों को ये जो ज्योमेट्री दिखी वो ज्योमेट्री थी स्क्वायर प्लेनर। क्या ज्योमेट्री थी? स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती है? जैसे अगर हम लोग Ni को यहाँ पर 4 Cn लगाएं तो इस तरीके से चारों Cn एडजस्ट हो जाएंगे। जबकि sp3 केस में हम लोगों ने जब ज्योमेट्री देखी तो ज्योमेट्री कैसी थी? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री थी। और ये किस तरीके से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है? जिसके बीच में हमारा एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स का। तो इस तरीके से यहाँ पर जो चारों Cl थे वो इस तरीके से एडजस्ट थे। तो एक ही हमारे हाइब्रिडाइजेशन नंबर पर 2 अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन आए और इन दोनों की ज्योमेट्री भी अलग अलग आई। लेकिन इसका जो रीज़न था, एग्जैक्ट रीज़न, वो VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया। वो आगे की जो थ्योरीज थी उसमें इन दोनों का जो एग्जैक्ट रीज़न है कि ये क्यों स्क्वायर प्लेनर शो करता है और ये क्यों टेट्राहेड्रल शो करता है, वहाँ पर यहाँ आपको पता चलेगा कि इसका एग्जैक्टली रीज़न क्या है। तो बाकी भी बातें देख लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर ज्योमेट्री देखी, हाइब्रिडाइजेशन देखा, लो स्पिन हाई स्पिन देख लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन हमारा अनपेयर्ड नहीं है, यहाँ पर हमारा 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं। तो अगर हम वैल्यू देखें तो हमारी यहाँ पर s की वैल्यू 0 होगी और यहाँ पर s की वैल्यू 1 होगी। तो हमारा ये हाई स्पिन हो गया और ये लो स्पिन हो गया। तो बच्चों ये हमारा लो स्पिन हो गया है कॉम्प्लेक्स और ये हमारा हाई स्पिन हो गया है। अगर हम लोग
इस डी की बात करते हैं, ये तो हमारा इनर कॉम्प्लेक्स है, वो हमारा आउटर है हमारा। तो क्योंकि यहाँ पर जो डी इन्वॉल्व है वो कौन सा है, अंदर वाला डी इन्वॉल्व है। इस तरीके से अगर हम लोग इसकी पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिज्म देखते हैं तो ये हमारा डायामैग्नेटिक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये बच्चों पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगर हम लोग इसकी स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर म्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 प्लस 2 तो 4 और 4 2 जा 8, तो √8 BM बोहर मैग्नेटॉन इसकी वैल्यू आ जाने वाली है। तो इस तरीके से बच्चों हम लोगों ने VBT के अकॉर्डिंग हाइब्रिडाइजेशन देखा, ज्योमेट्री देखी और बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने फाइंड करी। तो आई होप कि आपको वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो एक बार अगर आपको समझ नहीं आई है तो एक बार फिर से एग्जाम्पल्स को गो थ्रू ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि VBT हम लोगों को क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो वो जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी हमारी लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो आइए बच्चों हम लोग देख लेते हैं आप लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो पहला जो हमारा लिमिटेशंस है वो सबसे बड़ा लिमिटेशन ये है कि जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली कलर्ड होते हैं। तो यहाँ पर जो कलर फिनोमिना का जो एक्सप्लेनेशन है वो VBT नहीं देता। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन आ जाता है वो आ जाता है कि कलर को एक्सप्लेन नहीं करता VBT। सेकंड बात करते हैं हम लोग कि इसने जो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू बताई, तो यहाँ पर जो एक ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है जिसका कंट्रीब्यूशन मैग्नेटिक मोमेंट पर VBT नहीं बताता है। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले भी जो बात की थी, जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे इस तरीके से जो न्यूक्लियस के चारों ओर भी घूमता है और ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट करता है। तो जब कोई चीज़ रोटेट करती है या फिर सर्कुलेट करती है तो एक मैग्नेटिक मूवमेंट क्रिएट करती है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। तो यहाँ पर जो स्पिन कर रहा है यानी एक्सिस पर जो स्पिन कर रहा है इलेक्ट्रॉन, उसके कारण जो हमारी मैग्नेटिक मूवमेंट आ रही है उसकी बात तो हमारा VBT कर रहा है, लेकिन जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मूवमेंट है जो इस तरीके से घूम रहा है वहाँ पर, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में VBT नहीं बता पाया यहाँ। तो ये हमारा जो है वो सेकंड लिमिटेशन हो जाता है कि हमारा जो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट का कंट्रीब्यूशन जो मैग्नेटिक मोमेंट पर था उसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और जो हमारा जो थर्ड पॉइंट आता है कि ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की जो काइनेटिक और थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में ये हमारा जो VBT था वो भी नहीं बता पाया। थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी, बच्चों ये चीज़ें क्या होती हैं? देखिए 2 टर्म होते हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक और काइनेटिक। तो जो हमारी फिजिकल केमिस्ट्री होती है उसमें एक बात आती है थर्मोडायनामिक की। थर्मोडायनामिक की बात वहाँ आती है जहाँ पर हीट का रिलेशन होता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में जब हीट के अकॉर्डिंग हम लोग उसको देखते हैं कि कितनी हीट निकल रही है या जा रही है, तो उसको हम लोग वहाँ पर टर्म देते हैं थर्मोडायनामिक। और मतलब मतलब हीट की रिलेशन में उसकी स्टेबिलिटी। और काइनेटिक का मतलब होता है कि कौन सी रिएक्शन कितनी जल्दी या फिर धीरे जा रही है, तो उसकी टर्म्स में हम लोग उसको बात करते हैं काइनेटिक। तो इन दोनों टर्म्स में अगर कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करें तो ये VBT हमारे यहाँ पर बात नहीं करती है इस बारे में। अगली लिमिटेशन पर बात करते हैं तो बात आती है यहाँ पर कि जो हमारा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर था, 4 कोऑर्डिनेशन में हमारे 2 हाइब्रिडाइजेशन मिले थे। एक हमारा sp3 हाइब्रिडाइजेशन मिला था और एक हमारा मिला था sp2। तो इन दोनों हाइब्रिडाइजेशन में जो हमारी ज्योमेट्री थी वो एक थी हमारी टेट्राहेड्रल और एक इसमें हमारी थी स्क्वायर प्लेनर। तो बच्चों जो इन दोनों कि एग्जैक्ट जो हमारा एक्सप्लेनेशन है कि ये दोनों जो हाइब्रिडाइजेशन है ये दोनों जो सेपरेट ज्योमेट्री को शो कर रहे हैं, तो इसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर VBT में नहीं मिलता। तो ये भी एक तरीके की हमारी लिमिटेशंस यहाँ पर हो जाती है। अब बात करते हैं हम लोग अपनी लास्ट लिमिटेशन की। लास्ट हमारी लिमिटेशन जहाँ पर हो जाती है कि जो हमारे ये वीक और स्ट्रॉन्ग लिगेंड थे ये बहुत ही मेजर रोल यहाँ पर
प्ले कर रहे थे हमारे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था, जितने भी हमारे प्रेडिक्शन थे उसमें सबसे मेजर रोल था हमारा जो लिगैंड का, कि वो आइदर स्ट्रांग है या और हमारा वीक लिगेंड है। तो इसी के बेस पे हम लोग पता कर पा रहे थे कि उसकी और प्रॉपर्टीज़ क्या है। तो बच्चों ये भी हमारा जो पॉइंट है वो लिमिटेशन के अंदर आता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने बच्चों बहुत सारे लिमिटेशंस देखे जो वीबीटी के द्वारा यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किए गए। तो आगे की जो थ्योरीज़ हैं उसमें हम लोग इनके बारे में भी बात करेंगे और डिटेल में इसके एडवांसमेंट के बारे में देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो बॉन्डिंग होती है उसमें कौन कौन सी जो थ्योरीज़ आई इसके आगे वो क्या थी और किस चीज़ को एक्सप्लेन करती थी। तो आई होप कि बच्चों की आज की जो थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वो आपको पूरी समझ में आ गई होगी। आई होप कि आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग रही होगी और वीबीटी को आपने पूरी तरीके से समझ लिया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट थ्योरी लेकर आएंगे। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय और देखते रहिएगा अपना केमिस्ट्री का चैनल ई रसायन।